अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, 2 से 3 दिन के अंदर इस तरह की तब्दीली आई सियासी मंजरनामे पे कि दिल दिमाग परेशान और हैरान भी हो गए। तशवीशनाक भी सूरत हाल रही, कुछ अचंभे जैसे इस तरह के भी बयानात सामने आए जिनको देखकर एक मरतबा फिर ये सोचने पर दिमाग मजबूर हो गया कि क्या माजी में भी इस तरह की पुरानी गलतियों से कोई हमने सबक सीखा या नहीं सीखा। सवाल ये है कि हर बार हम देखते हैं कि जो भी हुकूमत में आती है पार्टी सियासी, वो इतने सारे मंशूर और सियासी नारों के साथ आती है और इतने ज़्यादा भरपूर तरीके से अपनी जो इंथुजियाज्म के साथ आती है, लेकिन उसके बाद होता वही पुराना दकिया न्यूसी फटा पुराना फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है और वही सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम माजी में भी देखते आए हैं। वही अपोजिशन और हुकूमत के माबैन तलकलामी, वही अपोजिशन हुकूमत के माबैन तीर निश्तर बरसाना, वही हुकूमत और अपोजिशन के माबैन जंग होना, जैसे कि लगता है कि जी कहीं आप खाना जंगी के जो है मैदान में खड़े हुए और वहां पे जो है ना सारा आपस में एक दूसरे को सियासी मंजरनामे में नीचा दिखाने के लिए हद लाइन जो एक होती है वो क्रॉस करके आगे तक निकल जाते हैं। उस समन में ये भी भूल जाते हैं कि मुल्क की सलामती, कौमी सलामती और कौमी सिक्योरिटी के मामलात और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बड़े अहम और सेंसिटिव नाजुक चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है बात करना भी सोच समझ के सोचना चाहिए कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं। और माजी में भी हमने उसकी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जब हुई हैं तो हमने उसका बहुत खमियाजा भुगता है। बहरहाल एक नया ट्रेंड एक दफ़ा फिर मुल्क के अंदर नज़र आता है और वो है गद्दार गद्दार खेलने का। तुम गद्दार, हम गद्दार, वो गद्दार, फला गद्दार। लगता है ऐसा है जैसे कि हुकूमत के पास अपने सारे काम करने के लिए जो है वो ख़त्म हो गए, ऑपोजिशन के पास अपनी सारी उनकी जिम्मेदारियां हैं वो उन्होंने पूरी निभा ली हैं कि अब आखिर में सिर्फ यही एक प्ले कार्ड बचता है जो कि गद्दार का लफ्ज़ नज़र आता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी सियासत में गद्दार का लफ्ज़ बहुत ही अहमियत का हामिल है, इस वजह से कि हमने चाहे कितने अदवार गुजरे, माजी में जितनी हमने हुकूमतें बनती देखी तो टूटती देखी, उसमें इस लफ्ज़ ने पूरा एक तख्त जो है वो हुकूमत का गिरा दिया है। बहरहाल आज भी हम ये देखते हैं कि ऑपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे के ऊपर तुंद तेज लहजे में जो है वो तीर बसाती हुई नजर आती है और एक दूसरे को गद्दार गद्दार के अलकाबात देती हुई नजर आती है, जो कि यकीनी तौर पर बिल्कुल इस मुल्क के लिए, इसकी सलामती के लिए, इसकी सियासत के लिए तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी किसी तौर से सही नजर नहीं आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेच्योरिटी का लेवल आज तक नहीं आ रहा। मैं बार बार ये कहती हूँ कि 74 साल गुजर गए पाकिस्तान को, अब 25 से 26 साल रह गए 100 साल यानी कि एक सदी मुकम्मल होने में, और आज भी हम उस मकाम तक नहीं पहुंचे मेच्योरिटी की और सेंसिबिलिटी की कि जहां पर हम ये क्लेम कर सकें कि वाकई हुकूमत और ऑपोजिशन को कुछ सियासी तजर्बा या सियासी मेच्योरिटी जो है या वो मेच्योर हो गए हैं या मेच्योर कहलाने के लायक भी हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे आज इस बात से अपने प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ करना पड़ रहा है। बहरहाल जी आगे बढ़े तो बात तो मैंने इस पे करनी थी सबसे पहले कि वज़ीर आज़म ने कौमी राब्ता बराए कोविड-19 का इजलास तलब किया और अहम फैसले बड़े मुतवक्के हैं। लेकिन उससे पहले जी इस वक्त की बड़ी अहम तब्दीली जो कि आ गई है और वो आई है जी पंजाब काबीना में। पंजाब काबीना में जी इस वक्त जो वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान है उनको होटे से हटा दिया गया, उनकी जगह फिरदौस आशिक ऐवान को माविन खुसूसी बना दिया गया। वही फिरदौस आशिक ऐवान है जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग लान तनान कर रहे थे जब उनको हटाया गया था, और जिस बात पे हटाया गया था वो कमीशन का मामला था, मुझे यही याद है, जिसको बार बार जो है वो सारी पार्टी के आधे लोग डिफेंड करते थे और आधे जो है वो डिफेंड ना करने के दहाने पर खड़े हुए थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उन्हीं फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा को वापस से लगा दिया गया है वजीर इत्तलात पंजाब। वजीर इत्तलात प्राइम मिनिस्टर नहीं तो चलो वजीर इत्तलात पंजाबी सही, लेकिन लगा दिया गया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पंजाब के 2 वज़रा को भी हटा दिया गया है, उसका भी नोटिफिकेशन आ गया है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि मरियम नवाज साहबा कहती हुई नजर आ रही थी, शीन मीम और नून लीग की बातें करने वालों को पैगाम मिल गया होगा कि हम सब एक ही हैं। आज बड़ी जो है वो मुलाकात उनकी जो मरियम नवाज की हुई है शहबाज शरीफ साहब से और हमजा शहबाज से, और आप ये फुटेजेस भी देख रहे हैं, बड़े जज्बाती होके आज मिल रही थी उन लोगों से। और जो है वो अगला साल इलेक्शन का साल है ये भी कहती हुई नजर आई, और गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग इलेक्शन जीतेगी ये भी कहती हुई नजर आई। अब देखना ये है कि क्या पीडीएम का
की धड़ेबंदी, क्या पीडीएम का टूटना, क्या इस बात पर सामने होगा? क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इस वक्त हर कोई चाहता है कि उसका घोड़ा जो है वो दौड़ के आगे जाए और वो जीत जाए। लेकिन क्या बिलावल साहब का बयानिया इस दफा यहाँ कामयाब होता है गिलगित बल्तिस्तान में, या फिर नून लीग का बयानिया काम कर जाएगा, या फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन भी है इमरान खान साहब, वजीर आजम तो है ही, खुद भी जाके कैंपेन का हिस्सा बनकर आ गए, और ये अगेन उन्होंने एक जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये फिर उनके ऊपर आ गया, क्योंकि उन्होंने जो है ये खिलाफ वर्जी किया कानूनी के जी, वो फिर जाके वहां पे कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं, और उन्हें यहाँ अनाउंस भी कर चुके हैं कि जी हम अलग सूबा बनाएंगे। बहरहाल ये सारी चीजें जिसके ऊपर आज बात करनी, बिकॉज 2 डेज ये जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें बहुत हैपनिंग्स हो जाती हैं। आजकल इन 2 दिनों में भी जो है ना बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं कि उसके बाद आज का दिन ये डिसाइड करने में भी बहुत डिफिकल्ट होता है कि जी सबसे पहले किस स्टोरी पे बात की जाएगी। बहरहाल ये सारी चीजें जिसके ऊपर बात करेंगे, मैं अपने मौजूद मेहमानों की तरफ चलती हूँ। मेरा पैनल मेरा इंतजार कर रहा है जी। सबसे पहले यहाँ बैठी हैं नुसरत वाहिद साहिबा, आप एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ बैठे सुराब सरकी साहब हैं, आप एमपीए हैं और फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगी उनैजा फातिमा है, एमपीए है, मुस्लिम लीग नून की बड़ी वोकल है, उनकी स्पोक पर्सन, बहुत शुक्रिया उनैजा फॉर ज्वाइनिंग अस। उनैजा आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी, बहुत शुक्रिया उनैजा फॉर ज्वाइनिंग अस। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले नुसरत वाहिद साहब आपकी तरफ आती हूँ। नुसरत वाहिद साहब, पीटीआई ने बड़े वादे दावे, नए पाकिस्तान और सारी चीज़ें ऐसी हमें सुनने को मिली जो कि ठीक है मंशूर का हिस्सा थी, उसमें कुछ चीज़ें हमें नज़र नहीं भी आ रही थी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से हटके। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आज जो बड़ी तब्दीलियां आ गई, खासतौर पे काबीना के अंदर भी, ये वही फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि जी ये तो कमीशन के मामले पे इनको हटाया, और आप लोग बहुत खुशी से दिलेरी के साथ बता रहे थे कि देखें हमारे यहाँ तो एहतसाब का कानून है, फिरदौस आशिक ऐवान को कमीशन पे हटा दिया। अब क्या ऐसा हुआ कि फयाजुल हसन चौहान साहब को हटा के उनको लगा दिया गया? ये क्या बात है? और वही पुराने लोग नजर आ रहे हैं, घूम घूम के आ रहे हैं, जिस बात पे आप लोग क्रेडिट ले रहे थे तो अब डिस्क्रेडिट होने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अनिदा। हाँ। देखें, एक्चुअली ये इस तरह नहीं हुआ होगा कि वो करप्शन की चार्जेस के ऊपर कोई ऐसी चीज़ होती है जो मरकज़ में आप रहते हुए, फेडरल मिनिस्टर रहते हुए आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर उनसे इस तरह की कोई गलती हुई है तो उसकी बिना पे उनको वहाँ निकाल दिया गया। अब इतने अरसे में उनको फिर बताया गया होगा या समझाया गया होगा कि भाई ये वाली चीज़ें आपने नहीं करनी है। एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ पंजाब तो वो थोड़ा सा लिहाज रखे, या जिस तरह चौहान साहब का है, चौहान साहब ही वॉज गुड बट ही वॉज टू वोकल। मतलब बाज़ दफ़ा ऐसी बात कर जाते थे जो एक्चुअली स्क्रीन पे करने वाली बात नहीं होती, जो आप टीवी पे बात नहीं कर रहे होते, जो आप दोस्तों में बैठ के शायद कर लें, लेकिन इस तरह आके मीडिया के सामने बात नहीं कर रहे होते। तो वो बात करते थे, ठीक है, उनकी किसी बात पे मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन वो उनके अल्फाज का चुनाव जो था वो बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि वो ठीक नहीं होता था। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वजह से हटाया होगा। अभी तो चूँकि हमें पता नहीं है कि वजह क्या है और क्यों फिरदौस आशिक ऐवान को दोबारा लाया गया है। वो हो सकता है कि वो बिकॉज शी वाज एक्सपीरियंस्ड, पहले भी बहुत अरसा हुकूमतों में रही हैं, बहुत सारी हुकूमतों में कौमी असेंबली के मेंबरान से वज़ीर आज़म साहब ने इस बात पर कोई मशवरा, कोई मुशावरत कुछ की थी या कुछ एतमाद में लिया था कि इस तरह कुछ होने जा रहा है? देखिए, ये एक काबीना है जिससे बात की जाती है। हर एमएनए से और हर एमपीए से मशवरा नहीं लिया जाता। काबीना है उनकी, उसमें वहाँ बात होती है, वहीं पे मशवरे को तक़वियत भी मिलती है और वहीं पे मशवरे को रिजेक्ट भी किया जाता है। हाँ। तो डेफिनेटली कोई आज अगर मीटिंग हुई है या कल मीटिंग हुई है तो उसमें बात हुई होगी और ज़्यादातर लोगों ने इस बात के ऊपर एग्री किया होगा, तो उनको अच्छा, ये मामला कमीशन का था। कमीशन किकबैक्स के ऊपर आप लोग अभी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत स्क्रू अप कर रहे हैं। वो ये बार बार क्लेम करते हैं, वो थोड़ी शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि जी पीटीआई जो है कि गवर्नमेंट जो है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है, उनका बहुत जोर है इस मामले पे कि जी कमीशन, किकबैक्स, करप्शन, दिस इज ऑल। सो अगर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा को इस मामले पर हटाया गया था, बिकॉज आई रिमेंबर कि यही वजह थी, मामला था, तो अब वो कैसे राइट हो सकता है कि अगर कुछ महीनों बाद ही उनको दोबारा से लगाया जा रहा है? तो फिर इस तरह तो वो भी फिर चाहते हैं कि दोबारा आ जाए, फिर उनके आने पे क्यों एतराज होता है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन कहती है कि ठीक है हम भी जो है अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे लेकिन आ जाते हैं। लेकिन क्या बात ये नहीं थी, कमीशन की बात नहीं थी। मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली याद आ गया, नहीं, पीटीवी पे उन्होंने कुछ लोगों को भर्ती किया था।
अच्छा, ये रीजन ये था। ठीक है। और वो अपने लोगों उसमें को कमीशन भी भर्ती, उन्होंने लिया ना, उसमें जो सारी चीजें कमीशन का उन्होंने किया, जो कमीशन का नहीं था। एडवर्टाइजमेंट का वो भी मामला था। मुझे इसका नहीं पता, मुझे ये पता है कि उन्होंने अपने कुछ लोगों को उसमें हाँ। भर्ती किया था पीटीवी पे, जिसकी वजह से उनको वहां से निकाला गया, कमीशन अच्छा। और नो कमीशन। और दूसरी बात ये हाँ। कि जो एहतसाब का अमल प्राइम मिनिस्टर अपने तमाम कैंपेन में करते रहे, हाँ। उसके ऊपर वो अभी भी कायम है। और वो कभी भी इस बात से नहीं हटेंगे कि जिस बात को लेके वो चले इतने 22 साल, उससे हटके वो सब लोगों को माफ़ी दे दें। अगर फिरदौस आशिकवान ने कोई इस तरह की हरकत की है तो उसको डेफिनेटली उनको उसकी सज़ा मिलेगी। आधी से ज़्यादा तो मिल चुकी होगी। ज़ाहिर है इंसल्ट है अच्छी खासी कि आप सिटिंग मिनिस्टर हैं, आपको निकाल के बिठा दिया जाता है घर में। तो अब अगर दोबारा उनको लिया गया है तो कोई मुआहदा किया गया होगा कि इस तरह की कोई चीज़ वो ना करें। चलिए, कोई मुआहिदा क्या होगा। सुराग खान सर की साहब, आपकी तरफ आऊंगी। फिरदौस आशिकवान साहिबा को हटाया जाता है, एंड देन अगेन हम देख रहे हैं कि आज उन्हें एक बड़ी दोबारा से पोजीशन देखी है, बिकॉज ऑफ कोर्स स्पोक पर्सन की पोजीशन इटसेल्फ इट्स अ बिग पोजीशन, इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी, चाहे वो पंजाब में हो या सेंटर में हो या व्हाटएवर एल्स इन एनी अदर प्रोविंस ऑफ द कंट्री। देखिए, बात यह है कि अगर इस पे फिरदौस आशिकवान पे तबसरा किया जाए, मेरे ख्याल में करप्शन से भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि आप इलीगल अपॉइंटमेंट्स करें और जो है ख़जाने को नुकसान पहुंचाएं। ज़ाहिर है अगर उन्होंने कोई गलत काम किया था, चाहे वो करप्शन हो या इलीगल अपॉइंटमेंट हो, इसमें आपको पता है कि हमारी पाकिस्तान पीपल्स मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी ने बड़े केस भुगते, जेलों में रहे, नेब ने उनको बुलाया। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये हर चीज़ से बालातर हैं और निकालते भी हैं। और मेरे ख्याल में दूसरी मरतबा लेकर आए थे चौहान साहब को, मेरे ख्याल में उसकी हाईट्रिक भी हो जाएगी। अब इनके लिए तो समझ में नहीं आ रहा है। असल में बात यह है कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि जो इमरान खान के साथ पीटीआई के लोग थे, जिन्होंने उनके साथ कुर्बानी दी और उनके साथ चले नज़रियाती लोग थे, वो तो अब नज़र ही नहीं आते। पता नहीं आए बाएं दाएं। अब मेरी बहन है, उन्होंने ये कहा कि ये बड़ी सीनियर हैं, पहले भी हुकूमतों में रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये लोटी रही हैं, मतलब लोटा जिसको कहते हैं कि बहुत सारी पार्टियों में घूम आपके घूम। पास भी थी? हमारे पास भी थी, हमारे पास उनके भी पास थी। भी थी। अब पता नहीं क्या इनके पास, वो सिंधी में तो हम कहते हैं गिद्दड़ सिंगी, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं उसको। ये इस तरह के लोग जो है फिर वो आ भी जाते हैं और मिनिस्टर भी बन जाते हैं और हर चीज़ उनके लिए मतलब एक तरह से वो एडजस्ट हो जाते हैं। ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। अगर कोई ऐसी बात थी तो उनको, मेरे ख्याल में आप ये मजाक बात थोड़ी है कि ठीक है मरकज़ में मिनिस्टर थी, लेकिन पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और पाकिस्तान का पूरा आधा है आबादी के हिसाब से, और उसका अगर आप मुकर्रर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो भी बहुत बड़ी बात है। और बस पीटीआई अभी तो मेरे ख्याल में जो पीटीआई पे अगर तबसरा किया जाए तो उस पर तबसरे करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो पहले वो कहते थे गलत है और इतने यू टर्न लिए गए हैं, ऐसी ऐसी बातें की गई हैं, उससे ज़ाहिर है मेरे ख्याल में अल्टीमेटली पीटीआई का बहुत बड़ा सियासी नुकसान हुआ है। और ये नुकसान भी हुआ है और महंगाई भी आपको पता है। लेकिन इन सब से मेरे ख्याल में सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है पीटीआई की, वो ये है कि उनके सही फैसले नहीं है। सही लोग पहले ये कहते थे कि जो है परफेक्ट मैन परफेक्ट पोजीशन पे होना चाहिए। अब आप ये देखें जिस तरह सूरत हाल चल रही है, उसमें अल्टीमेटली एक पॉलिटिक्स है, वो तो अपोजिशन को ही फ़ायदा होगा, अपोजिशन ही उससे फ़ायदा उठाएगी और उठाती रही है। और इन्होंने जो इस तरह की सूरत, अब मैं एक आपको छोटी मिसाल दूं, एक मैं पहले बीबीसी सुनता था, टोनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टर बना बरतानिया का, मैंने उसका पहला इंटरव्यू सुना, उसने कहा कि अब मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, वर्क वर्क एंड वर्क, मुझे और कोई कुछ नहीं करना है, मुल्क को सही करना है, मुझे काम करना है। अब ये पता नहीं इनको किसने ये कहा है कि आप अपोजिशन पे इतना ध्यान दें। और आप ये देखें ना, जब कोई छोटा मोटा जलसा होता है, छोटी मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो पता नहीं कितने इनके तर्जमान आते हैं, पता नहीं क्या क्या बात। बिल्कुल मेरी बहन ने सही कहा, अगर सही लोग होते हैं। अब ये चौहान साहब के लिए मेरी बहन खुद ये कह रही है कि उनके अल्फाज जो है वो सही नहीं होते, इस तरह नहीं होता है ना। अब ठीक है पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन ये है कि आप कोई डाकू हो, कातिल हो, चाहे कितना बड़ा क्रिमिनल हो, लेकिन आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर उसकी तजलील नहीं की जाती, कोर्ट के अंदर भी नहीं की जाती। आप जज भी इवन जो है जितना भी कातिल हो उसके साथ मतलब उसकी जातियात पे वो तबसरा करने का उसको भी राइट नहीं।
अब इस तरह की यहाँ पर बातें चलती रहती हैं पाकिस्तान के अंदर, ये ज़्यादा और हो गई हैं। और उसमें यह है कि ये जो गलत लोग जो हैं वो अपना नंबर बढ़ाने के लिए, और मैं हूँ मिसाल के तौर पर, मेरी बहन है, आप मुझे ये कहें कि आप इस तरह की बात कहें, लिख के दें, मुझे 100% कहता हूँ कि हम कतई तौर पर ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। और ये पता नहीं किस किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी हुक्मरानों को ये ज़बान जो है, ख़ास तौर पर जो हुक्मरान है, उनको अच्छी भी लगती है, लेकिन जब उनको पता चलता है ये गलत हो रहा है, दिस तो ट्रेंड इज नॉट गुड। ठीक है, लेट मी गो टू उनैजा एज वेल। उनैजा, कैन यू हियर मी? जी हेलो। हाँ, अच्छा उनैजा, मुझे बताएं, अब जैसे कि जो सिचुएशन इस वक्त हो रही है, हमने देखा है कि जी आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। अब मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है उनैजा? हाँ जी जी, अच्छा उनैजा, आप मुझे बताइएगा, अब जैसे कि हम देख रहे हैं पंजाब में, जाहिर सी बात है, यू आर सिटिंग ओवर देयर, यू कैन इजीली, और आप बहुत अच्छी तरीके से बता सकती हैं ऑब्जर्व करके, क्योंकि आप क्लोजली देख रही हैं, मॉनिटर कर रही हैं वहाँ सारी चीज़ों को भी। अब ये बताएं कि खास तौर पे आज की ये जो चेंजेस हुई है काबीना में, जो इस वक्त फयाजुल हसन चौहान साहब को हटा के फिरदौस आशिक अवान साहिबा को लेकर आया गया है, और बाकी भी जो कलमदान चेंज हुए, डू यू रियली थिंक कि कुछ पंजाब में चेंजेस आएंगी? क्योंकि आप लोग पंजाब की परफॉर्मेंस से सो फार अब तक नून लीग की हुकूमत, नून लीग की पार्टी जो है वो पीटीआई की हुकूमत से अभी तक मुतमईन नहीं थी। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि पीटीआई की हुकूमत से सिर्फ नून लीग नहीं, पाकिस्तान की अवाम का एक एक बच्चा, बड़ा बुजुर्ग जो है ना, खवातीन मर्द, कोई भी इस वक्त सेटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि हमें सबको नजर आ रहा है कि ये काम नहीं कर सकते। ये बात सिर्फ पंजाब की नहीं, ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की है, जहाँ जहाँ पीटीआई की हुकूमत है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा तब्दीलियां, देखेंगी इसका तो नाम ही तब्दीली सरकार है, लेकिन एक्चुअली क्योंकि ये मुल्क के हालात में तब्दीली नहीं ला सके, और तब्दीली क्या लाए, इन्होंने मुल्क जो बहुत तरक्की की राह पे गामजन था और ऊंचाइयों पे जा रहा था, उसको जमीन पे ले आए। तो ये ना तब्दीलियां सिर्फ और सिर्फ अपनी काबीना में कर सकते हैं और बार बार करेंगे, क्योंकि इनको कुछ नहीं आता। और ये जो तब्दीलियां है ना बार बार, ये इनकी नाअहली और नालायकी का सबूत है। जब इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती ना, और इनकी टांगें कांप रही होती है, हर एक नया दिन, जब से ये पीडीएम शुरू हुआ है ना, तब से हर एक नया दिन ना इनके लिए एक नया खौफ लेके आता है। अच्छा, खौफ के अंदर ना ये अपनी परेशानी को छुपाने के लिए कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी तब्दीलियां कर देते हैं, कभी कोई बयान दे देते हैं। ये एक्चुअली इनसे ना इस टाइम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इन्हें समझ कुछ नहीं आ रही। ये परेशानी के आलम में ना मिनिस्ट्रीज बदल दी, कभी कुछ कर दिया। मुझे आज एक बात बताएं, तमाम वो चोर, तमाम वो करप्ट लोग जो इनके साथी हैं, उन सबको एनआरओ दे के इन्होंने बाहर भेज दिया। जो यहाँ पे हैं वजारतों पे, उनकी वजारतें बदल देते हैं, किसी को हटा देते हैं, कुछ दिन बाद लगा देते हैं। एनआरओ का शोर मचा के जो भांग का बूटा हमने वजीर आजम हाउस में लगा दिया है ना, वो शीशा चलाता रहता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि एनआरओ वो अपने चोरों को दे रहा है। और ये जो चोर का शोर मचा रहा है ना, असल में ये चोरों का सरगना खुद है। आज तक 1.5 साल, पौने 2 साल हो गए हैं, इन्होंने हमजा शहबाज को जेल में बंद किया हुआ है। इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को 2 बार जेल में बंद किया। ये कुछ सबूत साबित नहीं कर सके, और इंशाल्लाह ताला ये कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनका कोई गुनाह नहीं है। गुनाह है तो सिर्फ ये कि उन्होंने पंजाब की खिदमत की है, पाकिस्तान की खिदमत की है। ये कौन होते हैं ये बातें करने वाले? ये कलमदान भी बार बार बदलेंगे, इनसे काम भी कोई नहीं होना। ये सिर्फ और सिर्फ इनका डर और खौफ नजर आ रहा है, और लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये जो लोग हैं ना, ये इंतहाई नालायक और नाअहल लोग हैं। अच्छा, ठीक है उनैजा, मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है, एंड आई विल बी बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, इस वक्त जो है दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये तब्दीलियां हो रही हैं, दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी बराए कोविड-19 का इजलास भी तलब किया, और अहम फैसले मुतवक्के हैं। इसमें कोरोना केसेस का जायजा लिया जाएगा, और तालीमी इदारों की बंदिश SOPs पर अमल दरामद समेत अहम मामला ज़ेरे गौर आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब फिर दोबारा से लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं, और अगर लॉकडाउन होता है तो मईशत का क्या हाल होगा? क्योंकि ऑलरेडी हमें इस वक्त जो इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन है, और उसके ऊपर अगर चलते हुए अगर हम मज़ीद लॉकडाउन की तरफ आगे जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट कितना हमारी मईशत पे पड़ सकता है। नुसरत वाहिद साहिबा, इस वक्त जो ये अहम फैसले मुतवक्के हैं, उनमें इजलास भी तलब किया गया है, क्या मज़ीद आगे कोई लॉकडाउन की बात हो रही है?
देखिए, लॉकडाउन कोरोना के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी तेज़ी से फैल रहा है और कितने लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है, कितनी कम्युनिटीज़ उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रही हैं, वहाँ पे होगा। पहले भी इसी तरह स्मार्ट लॉकडाउन होता रहा है, तो अभी भी आपको पता है इस्लामाबाद में आज सेनेट में 8 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको हो चुका है। मेरे अपने बहुत सारे MNAs हैं जिनको कोरोना अभी रिसेंटली हुआ है। कराची के फ़हीम खान को हो चुका है, अभी वो क्वारंटाइन में ही हैं। वो उसके अलावा आसमा कदीर थी, उनको हुआ, वो भी क्वारंटाइन में। तो ये चीज़ अगर बढ़ेगी तो जाहिर है फिर लॉकडाउन करना पड़ेगा। लेकिन अभी कोशिश ये है कि कम से कम किया जाए, इस तरह की चीज़ हो कि लोग अपने जॉब पे भी जा सकें, काम भी कर सकें और साथ साथ। लेकिन स्कूल अगर इफेक्ट हो रहे होंगे तो फिर स्कूलों को टोटल बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, सोराब खान सर्की साहब आपकी तरफ आऊंगी। देयर वाज अ डिवाइड ओपिनियन इन योर कैबिनेट राइट नाउ। सईद गनी साहब कहते थे कि जी खोल दिए स्कूल और खुल गए, और एक तरफ अजरा पेजू साहबा कह रही थी, यानी कि देयर वाज अ डिवाइड ओपिनियन बिटवीन और कन्फ्लिक्टेड ओपिनियन बिटवीन द हेल्थ मिनिस्टर एंड द एजुकेशन मिनिस्टर। कि अजरा पेजू साहबा कह रही थी कि जी इसको खोलना खतरे से खाली नहीं है, बिकॉज वी आर फेसिंग फॉर द सेकंड स्पाइक ऑफ द कोविड राइट नाउ। सो इस वक्त जो सिनेरियो है उसके अंदर डू यू पीपल रियली अग्री फॉर गोइंग टुवर्ड्स द लॉकडाउन, बिकॉज पीडीएम के जल्द से आप लोग सबसे ज़्यादा आगे हैं इस वक्त और पूरे मुल्क में आप लोग एक मोमेंटम क्रिएट करने जा रहे हैं। सो इवन दिस रिगार्ड इन दिस पर्सपेक्टिव इफ यू गो फॉर द लॉकडाउन और आइदर फॉर द स्मार्ट लॉकडाउन, दैट व्हाट वी आर फॉर्चुनेटिंग इट, हम किस तरह इसको फोर्सी कर रहे हैं। दूसरा ये भी कि क्या इकोनॉमिक्स अभी इस वक्त इकोनॉमी हमारी क्या इस बात की मुतहम्मिल है कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएं अगेन। देखिए, बीइंग अ डॉक्टर मैं तो ये समझता हूँ, अदी अजरा पेचो ने भी कहा, सबसे पहले जो चीज़ है वो इंसान की जान है। वो बिल्कुल ये इकोनॉमी ये वो मेरे ख्याल में ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। मेरा ज़ाती जो है ओपिनियन है, मैं कोई वो पार्टी का ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन पैदा हुई, क्योंकि खुद मैं इस चीज़ का विक्टिम रह चुका हूँ, मैं खुद पॉजिटिव रहा, आपको पता है कि हॉस्पिटल में भी एडमिट हुआ आगा खान में। तो जब खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा होगी डेली बेसिस पे, तो उसमें हमें ज़रूर एहतियात इसके लिए करना पड़ेगा, मजबूरन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ नहीं तो फिर हालात ख़राब होंगे। पहले भी अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसान किया पाकिस्तान के ऊपर। मैं तो समझता हूँ ये मौजज़ा है अल्लाह की तरफ से कि हमने सब अच्छे तरीके से सरवाइव किया और हमने कोशिश भी की। और ज़ाहिर है हमें जो भी सूरत हाल हो, लेकिन इसमें मैं बीइंग अ डॉक्टर ये कहूँगा जो SOPs हैं उसको हर सूरत में फॉलो किया जाए। डॉक्टर और आपकी पर्सनल वो आएगी, पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या है, पीडीएम का क्या स्टांस है, बिकॉज राइट नाउ यू पीपल आर गोइंग टू मेक अ मोमेंटम इन द होल कंट्री अगेंस्ट द गवर्नमेंट। PTM का तो ये है कि मैं PTM का मैं आपको बता दूं, वो कहते हैं कि कोविड-19 से कोविड-18 ज़्यादा खतरनाक है, तो उससे जान छुड़ानी चाहिए। उनका तो ये ओपिनियन है। ठीक है, कोविड-19 से कोविड-18 ज्यादा खतरनाक है, इट मींस दैट द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। आई एम गोइंग टुवर्ड्स उनैजा। उनैजा, आप ये बताइए कि इस वक्त वजीर आजम साहब कौमी राब्ता कमेटी बनाए कोविड-19 का इजलास तलब कर रहे हैं। वही वजीर आजम इमरान खान साहब हैं जो बार बार कहते आए हैं कि जी मुकम्मल शटडाउन नहीं होना चाहिए, मुल्क में इकोनॉमी बहुत ज़्यादा उसकी वजह से जो है वो डिस्टर्ब होती है। राइट नाउ यू पीपल आर हेडिंग टुवर्ड्स द PDM और मोमेंटम एक बनाने जा रहे हैं। द सेम क्वेश्चन इज विद यू, बिकॉज यू पीपल आर ऑल टुगेदर इन अ जॉइंट वेंचर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ PDM, पीपल्स पार्टी और PMLN। क्या आप लोग वाकई समझते हैं कि इस वक्त जो है वो लॉकडाउन की तरफ जा सकता है या जाना चाहिए कोविड के पेश नज़र? सिलेक्टेड और ना अहल और ना लाइक जो शख्स बैठा है ना इस वक्त, उसकी टांगें इस वक्त बहुत ज़्यादा कांप रही हैं और वो बड़ा खौफजदा है। मुझे तो कुछ दिन पहले ही लग रहा था कि एक सोफिस्टिकेटेड तरीका है इन जलसों को और आवाम के समंदर को रोकने का कि कोविड के बहाने लॉकडाउन कर दो। और मुझे पता था कि ये होगा और ये हो गया, सबको पता था। लेकिन अवाम अब इस हद तक तंग आ चुकी है। देखेंगे ये जो PDM है ना, ये अवाम के मसाइल को देखते हुए हम अवाम के साथ खड़े हैं और इसी सिलसिले में ये PDM जो है इसके बार बार जलसे हो रहे हैं, क्योंकि हमें अब अवाम के लिए निकलना है, क्योंकि अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। ऑलरेडी हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा तबाह हो चुका है, अब हम मजीद इसके लिए अब इंतज़ार नहीं करेंगे। और अवाम ये जानती है, जो गरीब आदमी है ना वो ये जानता है कि अगर वो घर में रहेगा तो वो भूख से मर जाएगा, बाहर निकलेगा तो कोविड-19। तो बात ये है कि वो घर से निकल रहे हैं इस कोविड-18 से जान छुटाने के लिए। अगर इस कोविड-18 से जान छूट गई ना तो फिर देखिए मौत तो बरहक है ना, तो कोविड-19 से भी निबड़ लेंगे, अल्लाह ताला ऊपर बैठा है ना। लेकिन घर के अंदर बैठ के इस कोविड-18 को बार बार इससे छुटकारा हासिल कराना तो नहीं हो सकता। इससे छुटकारा हासिल करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि अब तुम्हारा टाइम आ चुका है जाने का। और मुझे पूरा यकीन है कि जो इतनी अवाम में इस टाइम नफरत है, जितनी अवाम मुश्किलात का शिकार है ना,
ये मुझे नहीं लगता कि जनवरी तक भी इसकी हुकूमत चलेगी इंशाल्लाह ताला। ये बहुत उससे पहले एक धक्का लगना है और इसमें गिर के वो क्योंकि ये रेत की दीवार है और इसमें अब गिर जाना है। ठीक है, रेत की और दीवार। देखें जी जिस वक्त लॉकडाउन का टाइम था ना, मैं जी आपको बताती हूँ, जी जी जब हमने कोविड-19 पे थोड़ा सा वो केसेस कम हुए थे ना, उस वक्त लॉकडाउन को थोड़ा और कंटिन्यू करके पूरी तरह से कोविड के पेशेंट खत्म हो सकते थे और आराम से हम लोग आसानी से। जब ये थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, ये ऐसा बेवकूफ और नालायक आदमी है, जब जरा से कंट्रोल होने लगा इसने लॉकडाउन खोल दिया। अब अच्छा इसने जब देखा आज ये लॉकडाउन कर भी देगा ना, तो ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। अच्छा, लोग रुकने वाले नहीं हैं, नालायक, बिल्कुल। बेवकूफ़ और इस तरह के अल्फाज आते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए बार बार ऑपोजिशन की तरफ से। क्या वजह है, क्यों हर पॉलिसी पे उनकी तनकीद और एतराज़ होता है ऑपोजिशन की तरफ से? क्योंकि उनकी हर पॉलिसी सिर्फ उनकी जात को बचाने के लिए है। मैं उनकी कोई एक मैं policy नुसरत आवाम वाहिद के साहिबा लिए से पूछ रही हूँ। जी जी, पीटीआई की तरफ गई हूँ मैं। जी मैं ये कह रही हूँ, इनको शर्मिंदा होना चाहिए अपने तमाम इन अल्फाज की वजह से जो इनके मुंह से निकलते हैं, क्योंकि इनको पता है ये किन लीडर्स को डिफेंड कर रही हैं जो पूरा का पूरा पाकिस्तान खा के चले गए। अभी सिर्फ मैं देख रही थी कि वो जो ऑरेंज ट्रेन है उस पर जो बैठेगा बंदा वो पता नहीं 243 का टिकट लेगा शायद, और जिनके ऊपर जो हम लोगों ने टैक्स देना है मिलके वो 2400 समथिंग, जो हर इंसान ने उसका, पंजाब के बंदे ने उसका टैक्स देना है। इतने महंगे प्रोजेक्ट जो आपके तालीमी बजट से भी ज़्यादा हों और कुछ किलोमीटर के लिए आप वो ऑरेंज ट्रेन बनाएं, किसके फ़ायदे के लिए? अपने फ़ायदे के लिए, पंजाब गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए। अच्छा। ये लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं था। लोग दे डिडंट नीड इट। तो ये वाली चीज़ें इनको शर्मिंदा होना चाहिए कि किस किस्म की बात करिए, पाकिस्तान को किस हालत में पहुंचा के गए हैं ये लोग कि एक एक इदारा 100 अरब से ज़्यादा के नुकसान पे है, जो सारा पैसा खा के ये बाहर इन्होंने पहुंचा दिया है। इतनी बड़ी बड़ी जायदादें ऐसे ही बन गई, इतनी बड़ी बड़ी मिलें इनकी ऐसे ही खड़ी हो गई, शुगर मिलें हैं, दूसरी मिलें। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कहते हैं एक पैसा प्रूफ करके दिखाओ? तो कैसे प्रूफ करके दिखाएं? वाइट कॉलर क्राइम जो है उसके जो प्रूफ होता है वो बेइंतहा मुश्किल होता है। मर्डर को आप पकड़ लें, उसको ले आए, उससे कहें तुमने मर्डर किया, चलो जी फांसी होगी। लेकिन ये वाले क्राइम्स जो हैं ये पकड़ तो लेता है बंदा, लेकिन उसके बाद उनसे उगलवाना, उनसे निकलवाना बहुत मुश्किल काम है। इनको आज इनके किए की सज़ा मिल रही है, उस पर ये सारे बिलबिला रहे हैं। और वो शख्स जो इस वक्त बैठा है इक़्तिदार में, उससे गलतियां हुई होंगी, हर इंसान से गलती होती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो जिस रास्ते पे लेके जा रहा है इस वक्त मुल्क को, वो स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है। हमारी इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो गई थी। आप देखें कि वो किस तरह उन्होंने 2.5 साल लगाए हैं सिर्फ इस काम में कि इकोनॉमी को एक जगह पे चलता हुआ कर दें। अब वो हो गया है इंशाल्लाह। अब हमारी दूसरी चीज़ें शुरू हो रही हैं जिससे रोज़गार भी बढ़ेगा, महंगाई भी कम होगी। तीसरे साल के एंड तक मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि महंगाई को काबू पा लिया जाएगा। और जहाँ तक कोविड-19 है, कोविड-19 क्या पाकिस्तान में आया है? सिर्फ पूरी दुनिया में आया है। पूरी दुनिया ही इसी तरह अनअवेयर थी। अमेरिका -13 पे चली गई उसकी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी तो सिर्फ -1 पे है। उस पर ये लोग शोर मचाते हैं। असल में तो लूट के ये गए हैं, असल में तो खराब इन्होंने पाकिस्तान को इन्होंने किया है। अगर वो सारा पैसा ये वापस ले आए, अगर वो सारी चीज़ें पाकिस्तान में आ जाएं, तो आज पाकिस्तान दोबारा से खड़ा हो जाएगा दुनिया में, और उसकी इज्जत और उसकी रिस्पेक्ट और वो सारी चीज़ें जिसके जो होना चाहिए था पाकिस्तान में, वो सब होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपको ये क्या आइडिया है या इस बारे में मालूमात है कि जो ऑरेंज ट्रेन की बात आप लोग कर रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है बेसिकली दैट इज़ द सब प्रोजेक्ट ऑफ सी पैक एज वेल, वो सी पैक का हिस्सा है और उसमें चाइना की ज्वाइंट वेंचर से जो है वो बनाया गया है। सो इस तरह अगेन जो क्रिटिसिज्म आप लोग उस पर कर रहे हैं, तो फिर आप लोग सी पैक के, क्यों आपको पता है कि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पाकिस्तान, सो उसको क्रिटिसाइज करने में आप लोग फिर ये क्यों भूल जाते हैं कि वो भी तो हिस्सा सी पैक का है ये प्रोजेक्ट? देखिए सी पैक वहाँ पे कहाँ से आ गया लाहौर के बीच में? नहीं, वो उसी उस प्रोजेक्ट का सब प्रोजेक्ट है, ये सी पैक का हिस्सा ऑरेंज ट्रेन का प्रोजेक्ट है। ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं मानती कि ये सी पैक का हिस्सा है। सी पैक की अगर चीज़ें होंगी तो वो पेशावर से जारी होंगी, लाहौर से भी जारी होंगी सड़कें काफ़ी सारी जो उस रास्ते को आसान कर रही हूँ, जल्दी पहुँचने की बात हो। ये मुझे बताएं, ये तो मैंने खुद देखा है वो ट्रैक इनका, इंडिया की सरहद से मिल रहा है वो जाके। और अब ग्रीन, मैं अब बल्कि नाजरीन को ये भी बता दूं कि ग्रीन बस लाइन प्रोजेक्ट के जो कराची में, जो सिंध में हो रहा है, उसके ऊपर भी जो बसें देने का फैसला हुआ है वो चाइना देगी। अब चूंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो आपस में लड़ रहे थे, तो उसके बाद ये तय पाया है कि उसको भी जीसी पैक के थ्रू अंडर में लाके और उसकी बसें भी जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। जिस चीज़ को मर्जी नाम दे दें कि वो सी पैक है, लेकिन सी पैक तो एक्चुअली
गवादर में बनेगा वो नहीं, सही उसके तरीके पूरे से, पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पूरे उसी के डिवीजन में आते हैं। वो सही है बिल्कुल, उसको उस बात को नहीं मैं कह रही कि थर में वो भी है। गलत है, जी बिल्कुल ठीक है, उस हिसाब से वो लोग काम कर रहे होंगे सारा, लेकिन ये बहुत छोटे से माइल्स हैं, कोई मेरे ख्याल में 17-18 या कुछ इसी तरह के, ठीक है। जिसके ऊपर ये बनाया गया है। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो तालीमी बजट है उससे ज़्यादा पैसे इसमें इस्तेमाल हुए। चलो ठीक है, मैं सोराब खान सर की सब आपकी तरफ आऊंगी। वेल मूविंग टुवर्ड्स दिस, अब ये बताइएगा, आप जिस तरह की बात आप लोग कर रहे हैं कि कोविड-18 से हमें छुटकारा, यानी कि आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, क्या अब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में चूंकि बार बार हुकूमत कह रही है कि आप लोग का तो बयानिया ही बिल्कुल अलग होता जा रहा है पीपल्स पार्टी और PMLN का, क्या PDM वाकई मेंटेन और सस्टेन कर सकेगी अपनी सारी पोजीशन को? क्योंकि सवाल ये है कि अगर आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रहते, जैसे कि बिलावल साहब भी लास्ट टाइम नहीं जा सके थ्रू के, उन्होंने वेबिनार के थ्रू जो है वो अपना खिताब किया लोगों से, लेकिन क्या वाकई इस तरह की सिचुएशन है और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की वजह से कुछ तनाज़ात जन्म ले सकते हैं PDM के अंदर? मेरे ख्याल में PDM सोच समझ के PDM प्लेटफॉर्म बना है और इसमें तमाम जितने भी मेजर पॉलिटिशियन हैं पाकिस्तान के, सियासत के अंदर तो आप देख रही हैं कि वो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है और वो ज़बान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, और जो भी मतलब उसमें कसूरवार है, किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी मैं बिल्कुल कतई तौर पर इस बात से एग्री नहीं करूँगा कि PDM में कोई दरार आएगी या कोई, उसमें ज़रूर आप ये जिस तरह की है, जितने भी उसमें तकरीबन 11 पार्टीज़ हैं, हर सब का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये सब जितने भी हैं, हम उन सब पार्टीज़ के जो भी लोग हैं उनको मुहब वतन समझते हैं और वो पाकिस्तान के मफाद की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। और जब मैं आपको ये भी बताऊं कि शुरू में जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो जरदारी साहब ने भी उनको बाकायदे असेंबली में ऑफ़र किया कि आप अभी काम करें। पहले भी जब आपको पता है जब 2008 में हमारी हुकूमत थी, 13 में मियाँ साहब को वन लाइनर मुझे से बता दे, क्या इन हाउस तब्दीली में आप लोग PTI के साथ बैठेंगे अगर बात होगी तो? पीपल्स पार्टी देखें, मैं तो PDM में है तो उसमें PTI के साथ कैसे बैठेंगे? ठीक है, सही है, चले ठीक है, ये सवाल मेरा भी आगे की उसके ऊपर है जो सियासी मंजरनामा आगे हम देखेंगे बदलता हुआ। बहरहाल मैं आपकी तरफ आती हूँ। उनैजा, जस्ट वन लाइनर में मुझे बताएं क्योंकि मेरा टाइम कम है और ख़त्म होने जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में बिलावल साहब, मरियम साहिबा दोनों ही बड़े एक्टिवली वहाँ पे प्ले करते हुए पार्ट नजर आ रहे हैं। क्या PDM के अंदर इख्तलाफात वाकई आ सकते हैं जो हुकूमत कह रही है इस सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए? नहीं, ये हुकूमत की सिर्फ ख्वाहिश हो सकती है, PDM में कोई इख्तलाफात नहीं आएंगे। ये मुल्क हमारा मुल्क है, इसको हमने बचाना है, हमने गिलगित बल्तिस्तान को इस PTI से बचाना है, इसलिए हम मिलजुल के वहाँ पे अब काम कर रहे हैं ताकि लोग इनके हाथों दोबारा बेवकूफ़ ना बने, और वो बनेंगे नहीं क्योंकि उनको पता है जो पंजाब में हो रहा है ना और जो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है वो गिलगित बल्तिस्तान में अब नहीं होने देंगे। ठीक तो है, एक साल, हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया उनैजा आपका, नुसरत वाहिद साहब आपका, सोराब सरकी साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।